लास्ट क्लास में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉनी मेथड पढ़ा था, रोटेशन थ्योरम, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2 और कोई तीसरा है Z3, तो Z1 Z3 और Z2 के बीच में अगर कोई थीटा एंगल बने तो उसे निकालने के लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है और उनमें क्या रिलेशन होता है, तीनों में उनके बीच में कोई अल्फा एंगल हो, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब देखो, एक लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रोटेट करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आर्गेंट प्लेन जो होता है वहाँ पे रोटेशन का क्या मतलब होता है, तो उसे समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए रोटेटिंग एरो इन आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर एज रोटेटिंग एरो इन आर्गेंट प्लेन। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे अगर अपन आर्गेंट प्लेन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मान लीजिए कोई जेड है, ठीक है। ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा, तो ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर मान लो इतने ही मैग्नीट्यूड का कोई जेड1 अगर हम लें, अगर मान लो इसी जेड को हम फाई एंगल और रोटेट करा दें, क्या करा दें, फाई एंगल और रोटेट करवा देते हैं, तो मान लो ये जो आपका नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोई जेड1 हो गया। तो क्या किया इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इस एरो को, है ना, रोटेटिंग एरो को हीट फाई एंगल रोटेट करा दिया, है ना। तो आफ्टर रोटेटिंग फाई एंगल क्लॉकवाइज, जैसे ही फाई एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो मान लो जेड1 बन गया। अब जेड1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मॉड ऑफ जेड ही रहेगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड था, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहा, मॉड ऑफ जेड ही रहा। तो मैग्नीट्यूड तो मॉड ऑफ जेड रहा, लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना हो गया, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं ना। इसका मतलब जो नया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड ई का पावर आयोटा थीटा प्लस फाई। पहले ये जेड क्या था, ये जेड था मॉड ऑफ जेड ई की पावर आयोटा, केवल थीटा था। तो जब भी आपके कॉम्प्लेक्स एरो को रोटेट कराया जाता है तो ई की पावर आयोटा थीटा में पाई ऐड हो जाएगा। अगर अपन, अच्छा ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसको तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तब ऐसा हुआ। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और अगर देखें फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो नया जेड होगा, मान लो उसको जेड1 बोले या फिर जेड2 बोल देते हैं, तो इस जेड2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मॉड जेड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा माइनस, ठीक है, उसका क्योंकि नया जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा माइनस पाई हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट जो नोट है वो ये है कि मान लीजिए ये कोई जेड3 है और ये जेड1 है, ये जेड2, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो इसको नाम दे दूं, मान लो ओ, ये पी है और ये क्यू है। तो जो ओपी वेक्टर होगा, ओ से पी की ओर जाने वाला वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, जेड2 माइनस जेड3 हो जाएगा, है ना। जेड2 माइनस जेड3 से क्या आएगा, ओपी वेक्टर आएगा। और ओ क्यू वेक्टर कैसे आएगा, जेड1 माइनस जेड3 से आएगा, इससे ओ क्यू वेक्टर आएगा।
अगर इन दोनों में एंगल क्योंकि थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट होगा किसका, Z1 अपॉन Z3 अपॉन Z2 अपॉन Z3, इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी होगी, थीटा ही होगी। इसका मतलब जो आपका Z1 अपॉन माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 की जो वैल्यू होगी, इसके वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगी। ये उसमें भी देखा था, इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये एक रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, आगे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लेते हैं जो ज्योमेट्री के अंदर भी हम पढ़ते हैं ही जी, और हम वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं ही जी। जैसे अगर आप ज्योमेट्री की बात करें, अपन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जिसमें अगर कोई कोऑर्डिनेट है ओरिजिन के रिलेटिव में एक्स कोमा वाई, अगर हम ओरिजिन को कहीं शिफ्ट कर देते हैं तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को शिफ्ट ना करते हो ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो उस कोऑर्डिनेट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर्गेंट प्लेन के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चेंज आएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ओरिजिन को शिफ्ट करना है, मान लीजिए पहले आपका जो पॉइंट पी है कोई, वो कोई जेड कोऑर्डिनेट है इस ओरिजिन के रिलेटिव में जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। अब मान लो ओरिजिन कोई नया आ गया है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है, जेड नॉट है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जेड नॉट है। तो यहाँ पर जेड नॉट और जेड में क्या रिलेशन आ जाएगा, जो नया जेड होगा, लेट न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इज, उसको मान लीजिए वो कि कैपिटल जेड है ना, ये स्मॉल जेड है, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है इस नए ओरिजिन जेड नॉट के रिलेटिव में, मान लीजिए वो कितना है, कोई कैपिटल जेड है। तो इस कैपिटल जेड की जो वैल्यू होगी, इस कैपिटल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जेड इज इक्वल टू, क्योंकि देखो कैपिटल जेड जो होगा उसमें एक्स इतनी डिस्टेंस होएगा, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, इस पुराने वाले एक्स में से नॉट को घटा देंगे, जैसे ये एक्स नॉट है और ये नया मान लो कोई कैपिटल एक्स आ गया और ये पुराना स्मॉल एक्स है, ये नया कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस एक्स नॉट होगा। तो इसी तरह से जो कैपिटल जेड होगा, नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, पुराने वाला स्मॉल जेड माइनस जो नया ओरिजिन है, नया ओरिजिन कहाँ पर है, जेड नॉट पर है। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएंगे, नया कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस को अगर अपन ओरिजिन माने। समझ में आई बात, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, वाई नॉट हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपके लिए वाई, और ये मान लीजिए हो गया कैपिटल वाई। तो अगर मैं एक्स की बात करूं, कैपिटल एक्स की बात करूं, तो कैपिटल एक्स हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस एक्स नॉट, और कैपिटल वाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल वाई माइनस आई नॉट हो जाएगा। तो इसी तरह से कैपिटल जेड क्या हो जाएगा, स्मॉल जेड माइनस जेड नॉट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट आगे देखो एक वेक्टर प्रॉपर्टी लेते हैं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
देखो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और एक है Z2, इनके बीच में है एंगल थीटा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई Z2 अपॉन Z1 बराबर क्या होता है, मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा होता है। कोनी मेथड या फिर जो भी है, हमने एक प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी कि दो Z1 Z2 के बीच में अगर एंगल थीटा है, मान लो ये 0,0 ही है, ओरिजिन ही है, तो Z2 माइनस जीरो अपॉन Z1 माइनस जीरो होगा। ये क्या आ जाएगा, Z2 अपॉन Z1 ई की पावर आयोटा थीटा। या फिर Z2 अपॉन Z1 बराबर आ जाएगा मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 ई की पावर आयोटा। ये आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय Z1 बार, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, है ना, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय Z1 बार एट लेफ्ट ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन का लेफ्ट साइड है वहां पे Z1 बार का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो Z2 Z1 बार अपॉन Z1 बार बराबर क्या आ जाएगा, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z1 मॉड Z2 अपॉन Z1 ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर दे देते हैं। ये तो क्या हो गया, Z2 डॉट Z1 बार, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। Z1 और Z1 बार क्या हो जाता है, मॉड का स्क्वायर हो जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। और इधर है अपना मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1, ये है ए की पावर आयोटा थीटा। एक मॉड Z1 एक मॉड Z1 से कैंसिल हो गया, यानी कि Z2 इंटू Z1 बार बराबर आ जाएगा मॉड Z2, और इस Z1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा Z2 मॉडुलस इंटू मॉडुलस Z1। ए की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आप देखिए कि Z1 Z2 मॉड Z1 कॉस थीटा की वैल्यू तो देखो किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार। जो Z2 Z1 बार का रियल पार्ट होगा वो वैल्यू किसके बराबर है, मॉड Z1 Z2 कॉस थीटा के बराबर है। और मॉड Z1 Z2 साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार के बराबर है। इसका मतलब जैसे हम जानते हैं कि भाई ए डॉट बी तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो ये ए बी कॉस थीटा तो ये हो गया, ए बी साइन थीटा ये हो गया। इसका मतलब Z1 डॉट Z2 की वैल्यू अगर देखें, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार के बराबर हो जाएगी, और Z1 क्रॉस Z2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार के बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नोट कर लीजिए। ये दोनों देखो रिजल्ट्स जो हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के, इनका यूज़ करते हुए कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो Z1 दे रखा है 2 + 5 आयोटा, क्वेश्चन है Z1 दे रखा है 2 + 5 आयोटा, और Z2 दे रखा है आपको 3 - आयोटा, 3 - आयोटा। तो फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट पहला Z1 डॉट Z2, दूसरा Z1 क्रॉस Z2, इनकी वैल्यूज पता लगाइए। और तीसरा ये भी चेक करना कि क्या
Z2 डॉट Z1 अलग आता है या फिर Z2 क्रॉस Z1 ये अलग आते हैं क्या? जैसे Z1 क्रॉस Z2 हो गया, Z2 क्रॉस Z1 क्या अलग आएगा या सेम आएगा? तो ये वैल्यू निकालनी है हमें, बस इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे सॉल्व होगा। जैसे Z1 डॉट Z2 क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z2 डॉट Z1 बार। मान लो मैं Z1 को X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 को X2 प्लस आयोटा Y1 बोल दूं। मुझे रियल पार्ट ऑफ इसका देना है Z2 तो क्या हो गया अपना X2 प्लस आयोटा Y2 इंटू X1 प्लस आयोटा Y1, लेकिन बार है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, माइनस कर। इनको मल्टीप्लाई किया तो रियल पार्ट ऑफ X2 X1 X2 ये हो गया, माइनस में आयोटा Y1 X2 ये हो जाएगा, प्लस में आयोटा X1 Y2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Y1 Y2। हमें तो रियल पार्ट लेना है तो इसको तो इग्नोर कर दो। तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, X1 X2 प्लस Y1 Y2 आ जाएगी Z1 Z2 का डॉट प्रोडक्ट, है ना। लगभग वेक्टर प्रोडक्ट जैसे आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट में होता है ना ए डॉट बी करते हैं, तो उसमें क्या आता है A1 A2 डॉट प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही आता है ना कि जो आई के कॉफिशेंट उनका आई के साथ, जे के कॉफिशेंट का जे के साथ। तो यहाँ पे भी रियल वाले साथ में और कॉम्प्लेक्स वाले इमेजिनरी वाले साथ में मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो इसका मतलब Z1 डॉट Z2 की वैल्यू आ जाएगी X1 X2 कितना हो गया, 2 × 3 6, Y1 Y2 प्लस का Y1 Y2 कितना होगा, -1 × 5 यानी कि -5 कितना आ गया आंसर, 1 आ जाएगा। ये तो आ गई Z1 Z2 की वैल्यू। अच्छा Z2 Z1 करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। है Z1 Z2 या फिर Z2 Z1 ये भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन अपन देखते हैं Z1 क्रॉस Z2 की वैल्यू। ठीक है, Z1 क्रॉस Z2 क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 डॉट Z1 का इमेजिनरी पार्ट। Z2 डॉट Z1 तो क्या है, ये है ना। इमेजिनरी पार्ट हमें किसका देखना है, Z2 डॉट Z1, तो ये तो क्या हो गया X1 X2 माइनस आयोटा में कॉमन ले लूँ, मान लो प्लस का आयोटा कॉमन ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा X1 Y2 माइनस Y1 X2 प्लस Y1 Y2 ये आ जाएगा। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट तो यही हुआ, इसके वाली क्या आ गई X1 Y2 माइनस Y1 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है X1 Y2 माइनस Y1 X2। तो इसका मतलब अगर हमें Z1 क्रॉस Z2 देखना है, Z1 क्रॉस Z2 देखना है, तो X1 2 Y2 -1 माइनस Y1 3 X2 5, तो कितना आ जाएगा -2 -8 यानी कि -10 आंसर आ जाएगा। Z2 क्रॉस Z1 ये थोड़ा देखो अलग होगा, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग होता है ना, A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही Z2 क्रॉस Z1 क्या हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z1 में अब देखो Z1 Z2 अब उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Z2 क्रॉस Z1 लेना है तो X1 की जगह क्या आ जाएगा X2 Y2 की जगह आ जाएगा Y1 माइनस Y1 की जगह आ जाएगा Y2 यानी कि -1 एक्स सॉरी Y1 आ जाएगा, देखो Y2 की जगह आ गया Y1, Y1 की जगह आ जाएगा Y2 और X2 की जगह आ जाएगा X1। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 8 +2 यानी कि 10, ये आंसर आ गया, है ना। जैसे A क्रॉस B और B क्रॉस A में क्या होता है, उल्टा होता है ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है ना। अच्छा 5 3 अच्छा 15, सॉरी 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 मैंने ऐड कर दिया,
तो ये 15 और 2 17 हो गया ना, -70। तो ये हो गया 15 + 2 + 17, ठीक है ना। तो जैसे ए क्रॉस बी, हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी है वो क्या होता है, -ऑफ बी क्रॉस ए होता ही है। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दे सकते हो कि Z1 क्रॉस Z2 और Z2 क्रॉस Z1 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, इसे नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे इफ Z1 एंड Z2 आर परपेंडिकुलर, अगर Z1 Z2 परपेंडिकुलर है तो Z1 Z2 परपेंडिकुलर कब, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि Z1 डॉट Z2 की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि क्या होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। दूसरा, इफ Z1 एंड Z2 आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 क्रॉस Z2 इज इक्वल टू 0, या फिर x1 y2 माइनस y2 x1 y1 x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पैरेलल होने की कंडीशन हो जाएगी दो वेक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, जैसे हम वेक्टर के अंदर प्रोजेक्शन जब निकालते हैं, तो ये Z1 है, मान लो ये Z2 है, तो Z1 का Z2 पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, Z1 cos थीटा होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ Z1 ऑन Z2, ये क्या होगा, Z1 cos थीटा। तो Z1 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा हो जाएगा Z1 Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 Z2, है ना। जैसे Z1 cos थीटा हो गया, तो मैं इसको अगर ऊपर नीचे, ये जैसे मॉड Z1 cos थीटा ऊपर नीचे Z2 का मल्टीप्लाई करूँ, तो Z1 Z2 cos थीटा अपॉन में मॉड ऑफ Z2, ये तो क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, Z1 डॉट Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ Z1 ऑन Z2। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ Z2 ऑन Z1, उसकी वैल्यू हो जाएगी Z1 डॉट Z2। जैसे देखो Z1 का Z2 पे प्रोजेक्शन निकालना है, तब तो मॉड Z2 का डिवाइड किया, लेकिन Z2 का Z1 पे निकालना है तो किसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया, मॉड ऑफ Z1 का, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं। और नेक्स्ट है कि अगर एक पैरेललोग्राम बनाए Z1 और Z2 को यूज करते हुए, ये मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये Z1 है, ये Z2 है। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये Z1 है, ये भी Z1 है, ये Z2 है, सब पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 क्रॉस Z2 हो जाएगा, है ना। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये प्रॉपर्टीज होती है, तो ठीक वैसे ही ये Z1 क्रॉस Z2 हो जाएगा। या फिर अगर ट्राइंगल का एरिया लें, ये जो ट्राइंगल होगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are Z1 एंड Z2, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ Z1 क्रॉस, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो वेक्टर के जैसे ही हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।